जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसई 2016 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए ये गवर्नमेंट स्कीम से दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो आप देख पा रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली जो है रिपीट हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम वाला टॉपिक है वहाँ से। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन। देखिए फसल बीमा इंश्योरेंस की बात करी गई है, और यहाँ पे साइक्लोन एंड अनसीजन रेन से तो यहाँ पे जो है नुकसान होगा। अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेटेड एनी सीजन ऑफ द ईयर। अब देखिए अगर आपने जनरली कोई भी इंश्योरेंस अगर कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर करा रहे हो और आपकी एज अगर 20 साल के करीब है तो आपको प्रीमियम कम लगेगा, और वही अगर आपकी एज अगर 50 प्लस है तो आपको प्रीमियम ज़्यादा लगेगा। अगर आप कार इंश्योरेंस करा रहे हो, आपकी अगर न्यू कार है अभी शोरूम से निकले, तो कम में आपका इंश्योरेंस होगा, और वही अगर आपकी कार 5 साल पुरानी है तो उस पर ज़्यादा प्रीमियम आपको लगेगा। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें होती है, ठीक है, कि यूनिफॉर्म प्रीमियम लगना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यार कोई क्रॉप है जो कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप है, कोई क्रॉप है जिसमें कोई बहुत कम वैल्यू है, जैसे कि अगर हम देखेंगे वीट के कंपैरिजन में, अगर हम कॉफ़ी अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफ़ी का रेट कितना ज़्यादा होता है। या फिर यहाँ पे अगर कोई फ्रूट क्रॉप अगर ले लेंगे हम, पोमोग्रेनेट हो गया या फिर मैंगो हो गया, तो इसका रेट कितना होता है और वीट का रेट कितना होता है। तो यहाँ पे कोई मैच तो नहीं है ना, एनी क्रॉप की बात कह रहा है ये, एनी क्रॉप। तो देखिए एनी क्रॉप एनी सीजन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सोचते हैं ना तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रीमियम नहीं है। खरीफ, रबी और अलग अलग सीजन के लिए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए यहाँ पे अलग अलग रेट है, तो वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो खरीफ क्रॉप है सारे, इनके लिए 2% है प्रीमियम, रबी के लिए 1.5% है, और जो हमारे हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप है इनके लिए कितना है, 5% यहाँ पे प्रीमियम है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जो कि 2016 में लॉन्च हुई थी। बाकी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। साइक्लोन, अनसीजनल रेन, इन सबको यहाँ पे कवर किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पे, 2 ओनली इज़ द करेक्ट, ठीक है, 2 ओनली इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द अब फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया यू मोस्ट लाइकली टू केम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे आया था, 2020 के प्री में आया था, डेजर्ट नेशनल पार्क, याद करिए। अब ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की बात हो रही है, एंड इट इज़ नेचुरल हैबिटेट कौन सा है इसका, तो कह रहा है सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो राजस्थान इसकी बात कह रहा है। हायर हिमालयाज ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड की बात कर रहा है। साल्ट मार्शेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात की बात कर रहा है, एंड यहाँ पे बात हो रही है वेस्टर्न घाट की। अब देखिए आप सिंपली अभी आप सोचिए कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हायर हिमालयाज, जहाँ पे पेड़ पौधे तो कम ही हो गए, और यहाँ पे हायर लेवल पे इतनी ज़्यादा कोल्ड होगा कि यहाँ पे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी देखना हमें मतलब मुश्किल है थोड़ा। सैंड डेजर्ट नाम से पता चल रहा है, डेजर्ट में तो कम ही डाइवर्सिटी होती है। फिर देखिए साल्ट मार्शेस, ये भी एक जो है थोड़ा डिफिकल्ट सा ही हमारा जो है हैबिटेट होता है। और बचा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट देखिए ये हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये है हमारे वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो ये देखिए शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये देखिए सिर्फ इंडिया में मिलते का नहीं, ये नेपाल, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और इसके बारे में अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें, तो जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है दोस्तों, ये स्टेट बर्ड है। किस किस का स्टेट बर्ड है, केरल का एंड अरुणाचल प्रदेश का, मतलब सबसे नीचे है और इधर ईस्ट वर्ड सबसे है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का और केरल का जो है ये हमारा स्टेट बर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। स्टेट बर्ड तो केरला एंड आंध्र अरुणाचल प्रदेश का है, बट जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो कौन सेलिब्रेट करता है, ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप बस यहाँ पे पता रखिए, ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में। क्या सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है, नहीं, ये नेपाल इधर साइड में मिल जाता है, मतलब जो लोअर हिमालयाज का एरिया है वहाँ पे मिल जाता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए केरला और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है नागालैंड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
कहता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट है, थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द सीएम ऑफ स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम द चेयरमैन ऑफ NGRBA ऑन रोटेशन बेसिस। कितना वेग क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है कि वन ऑफ द सीएम, अब गंगा कहाँ कहाँ से बहती है उनमें से एक सीएम जो है रोटेशन बेसिस पे यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो कितना वेग है, देखिए चेयरमैन जो होता है ना, चेयरमैन कौन बनेगा ये फिक्स होता है कि भाई हाँ ये वाले उसके क्वालिफिकेशन है और इस इंसान को हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वन ऑफ द सीएम और रोटेशन बेसिस, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर सिंपली अगर पता होता हमें ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसके चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सीएम वाला एंगल कट हो गया, जैसे ही ये गया आंसर आ गया हमारा 1 एंड 2। 2 क्या कह रहा है, इट स्पीयर हेड्स, मतलब उसके वर्क की बात कर रहा है, द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट नेशनल लेवल। रिवर बेसिन इज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कितने सिंपल से 2 स्टेटमेंट बना दिए और सारा ट्रैप यहाँ पे थर्ड में सेट किया। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें लास्ट स्टेटमेंट से ही चीज़ों को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो NGRB है, ये देखिए दोस्तों, इसके हेड हमने देख लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के अंदर आएगा। और सीएम देखिए, वन ऑफ द सीएम थ्रू विच गंगा फ्लो। अब गंगा कहाँ कहाँ से जाती है, तो 5 स्टेट है दोस्तों, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। बिल्कुल नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए दोस्तों, ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसे पावर कहाँ से मिलती है, विथ आवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इनके रूल्स से देखिए इसे पावर मिलती है। तो ये थोड़ा हम यहाँ पे याद रखेंगे, किस एक्ट से इसको पावर मिल रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। नीम कोटेड यूरिया, ठीक है, क्यों इसे प्रमोट कर रहा है, तो डी से पढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडीसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। देखिए पर्टिकुलर क्रॉप, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द क्रॉप। नॉट एट ऑल, देखिए कितना 100% बात कर रहा है, एक्सट्रीम बात कर रहा है। रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल increases the nitrogen fixation by some microorganism, soil microorganism. And neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. क्या कह रहा है, नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यूरिया फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे तो ये हाईली वोलाटाइल है। मतलब जैसे हम इसे फील्ड में जो है अप्लाई करेंगे, ये उड़ जाएगा यानी कि इसके जो है लीचिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम 100 kg अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी होगा जो कि प्लांट एक्चुअली यूज़ कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम से लड़ने के, अब देखिए ये लीचिंग होने से क्या हो जाएगा, यूट्रॉफिकेशन होगा। यूट्रॉफिकेशन हमने शंकर आईएएस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो नीम कोटेड यूरिया से क्या हो जाएगा, जो इसका रेट है स्लो डाउन हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जो नीम कोटेड यूरिया यूज़ करने से यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है ये, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ अ फिक्स टेन्योर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं दोस्तों, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर नहीं करते, यहाँ पे सीएम ऑफ स्टेट इन्हें अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन देखते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी, और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, सीएम इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाकी देखिए फिक्स टेन्योर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, देयर इज़ नो फिक्स टेन्योर फॉर द चीफ सेक्रेटरी पोस्ट। अल्दो जो ARC रिपोर्ट्स है उन्होंने कहा था कि ये जो चीफ सेक्रेटरी है इनके पोस्ट को 3 से 4 साल का जो है मिनिमम टेन्योर यहाँ पे देना चाहिए, बट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है हमारी गलत है। देखिए चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर, इसके बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो नीदर 1 एंड 2 इज आंसर। तो इतना ही हमें यहाँ से जानना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 26। स्टैंड अप इंडिया के बारे में क्वेश्चन है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट प्रोवाइड फॉर रीफाइनेंस थ्रू सीडबी। इट्स पर्पज इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। देखिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 2015-16 में बहुत ज़्यादा इसकी धूम चली थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए गवर्नमेंट स्कीम से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले इतने क्वेश्चंस आते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम था दोस्तों, ये पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल सेक्शंस थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इनके लिए था। और इसे जो रीफाइनेंस, जो पैसा मिलता था, वो
सिडबी बी से मिलता था दोस्तों, ठीक है। बाकी इसमें और अब सिडबी बी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का भी लोन यहाँ पे मिल जाता था। तो इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स थे, हमें इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आंसर है हमारा बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। तो गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, पुरानी गवर्नमेंट स्कीम है, अभी आने के चांसेस वैसे भी बहुत कम है इसके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है और यहाँ से देखिए हमें जो होते हैं ना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं, इसका हिंट हमें यहाँ से मिलेगा। पहले तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़िए कितना बड़ा है। कहता है कि FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ गिहास, गिहास क्या है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट, ठीक है। हेरिटेज किसे कहते हैं, जो बहुत सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, टू अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। तो कुछ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में उन्हें गिहास का यहाँ पे स्टेटस मिला है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए यहाँ पे, बड़े बड़े स्टेटमेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले, अब थर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट प्रोवाइड GI status to all the varieties of agriculture produced in such identified गियास। ऑल द वेराइटी को GI टैग देने की बात कह रहा है, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है, टू आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटी। कितनी पॉजिटिव बात यहाँ पे कह रहा है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, नॉलेज सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, लैंडस्केप, इनके बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, टू प्रोवाइड द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग, टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिफाइंग गियास सो एज ग्रेटली एनहांस, देखिए ग्रेटली एनहांस देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे वर्ड्स पहचानिए जो मैंने आपको मास्टर वीडियो सेशन में बताए थे, ग्रेटली एनहांस। अब यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है, यहाँ पे हेरिटेज कह रहे हैं और यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, तो ये कहीं भी सेट नहीं बैठ रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि जो सब जितनी भी वेराइटीज़ है, जितनी भी वेराइटी, अगर 100 वेराइटी होंगी तो क्या 100 वेराइटीज़ को यहाँ पे GI टैग मिल जाएगा? पॉसिबल लगता है आपको? GI टैग मिलने के लिए कितना ज़्यादा झंझट होता है। तो ये ऑल द वेराइटीज़ की वजह से ये गलत है। जैसे ये गलत माना, आंसर आ गया हमारा 2 ओनली इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ये जो FAO का जो सिस्टम है, ये जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है दोस्तों, इसके प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात करता है। और GI टैग देखिए यहाँ पे कुछ ही प्रोडक्ट को मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही वेराइटीज इन सबको मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर तक तो हम पहुँच गए, ठीक है। यह आंसर तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बट जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं बताऊँगा ये कहीं नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो गिहास साइट है ना, इंडिया में 3 साइट है, एक है केरल में, एक है दोस्तों उड़ीसा में और एक है कश्मीर में। अब कश्मीर में जो है दोस्तों ये सैफ्रॉन जो कल्टीवेशन है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। उड़ीसा में जो है दोस्तों ये कोरापुट नाम की जगह है जहाँ पे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग किया जाता है, इससे रिलेटेड है। और केरला में जो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम है, कुट्टनाड फार्मिंग इसे कहते हैं, कुट्टनाड सी लेवल फार्मिंग, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये गियास साइट है इंडिया में। वर्ल्ड लेवल पे टोटल 62 साइट्स है, बट इंडिया में यहाँ पे 3 साइट है। तो ये इनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे 2 ओनली इज द आंसर। FAO के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। देखिए 2018 का क्वेश्चन याद करिए, जहाँ पे हमने तीस्ता रिवर के बारे में देखा था और वहाँ पे हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर का भी मेंशन किया था। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों दिबांग, कामेंग, लोहित, इन तीनों में से कौन सी ट्रिब्यूटरी है हमारी ब्रह्मपुत्रा की? तो ये तीनों हमारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है। बाकी अभी ट्रिब्यूटरीज के नाम मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा याद रख लीजिए। और ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहाँ से दोस्तों? ये है यारलुंग जैंगपो, यारलुंग जैंगपो नाम की एक जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो जो तिबेट वाला रीजन है उसे यहाँ पे नाम क्या है? यारलुंग जैंगपो। और ओरिजिन की अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो यहाँ पे है चेमयंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमयंगडुंग ग्लेशियर, जिसका दूसरा नाम देखिए हमने देखा था 2018 के पेपर में, आंगसी ग्लेशियर भी इसे कहते हैं। तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये मानसरोवर लेक के पास है, तिबेट वाले रीजन में, ठीक है। अब अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए 3 तो हमने देख ली, दिबांग, कामेंग, लोहित, और एक है धनीश्री, ठीक है, धनीश्री। उसके बाद है मानस, उसके बाद है तिस्ता, उसके बाद है सुबानसिरी, ठीक है। तो ये कुछ मेजर रिवर्स है जो कि ट्रिब्यूटरी हमारे ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए कोर इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। कहता है द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS, ठीक है, समटाइम्स सीन इन न्यूज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड है।
अब यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें हैं हमारी। इट इज़ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच बैंक विथ अ ह्यूज एनपीए इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक, ठीक है। इट इज़ अ एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक थ्रू कंप्यूटराइजेशन। देखिए कंट्रोल एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, इट इज़ अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस विच इनेबल द कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है। ये बेसिक जब बैंकिंग सेक्टर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताया भी जाता है सीबीएस सॉल्यूशन। ये देखिए दोस्तों, ना ही आरबीआई का कंट्रोल है, ना ही यहाँ पे एनपीएस से रिलेटेड है। ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जो कि कस्टमर्स जो है, जो बैंक वाले यूज़ करते हैं टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा वन ओनली। देखिए यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड हमारा गलत है, ठीक है। ये कोई एनपीए ऐसा कोई नहीं है जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे सीधा आंसर है हमारा वन ओनली इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ये नेटवर्क है बैंक ब्रांचेस का जो कि पैसा इधर से उधर यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्म्स समटाइम्स सीन इन न्यूज़ एंड देयर ओरिजिन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है हमारा और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। अब नगोया प्रोटोकॉल देखिए कब आया था, सीएसई 2023 में। याद करिए, नगोया प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन था। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ऐसा पूछ रखा था, ठीक है। फिर देखिए एनेक्स 1 कंट्री सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, अगर आपने शंकर आईएएस में पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, या फिर आपने एनवायरनमेंट की किसी भी बुक में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए दोस्तों, ये 1997 की जो यूएनएफसीसी का यहाँ पे जो समिट हुआ था, ठीक है, तब यहाँ पे डिसाइड किया गया था। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये लीगली बाइंडिंग था, ठीक है। इट इज़ एन एग्रीमेंट अंडर यूएनएफसीसी विच इज़ लीगली बाइंडिंग। क्या लीगली बाइंडिंग था? टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस। अब इसके अंदर देखिए क्या था दोस्तों, एनेक्स 1 कंट्रीज थे। अब एनेक्स 1 कंट्री में कौन आता था? जो डेवलप्ड कंट्री थे, ठीक है, जो डेवलप कंट्री थे ये आते थे एनेक्स 1 कंट्री में, और इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई थी ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए। एनेक्स 2 कंट्री में देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल सपोर्ट देने की बात करी गई थी डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। अब ये तो हो गया एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्री। तो ये क्या है, एनेक्स 1 किससे रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ डेवलप कंट्रीज़ के नाम थे। उसी के बाद देखिए दोस्तों, इस क्योटो प्रोटोकॉल में और एक चीज़ थी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अभी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या होता था कि एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में बनाए जाते थे। अब देखिए जैसे यूएस है, उसने अगर कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया सोलर एनर्जी वाला इंडिया में या फिर बांग्लादेश में, तो वन यहाँ पे अगर इमिशन कम हुआ है CO2 का, कितना इमिशन कम हुआ है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये है 1 टन ऑफ CO2। अगर 1 टन ऑफ CO2 का इमिशन अगर यहाँ पे कम हुआ है तो यूएसए को यहाँ पे मिलेगा एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का क्रेडिट, ठीक है। तो इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा यूएसए को। तो देखिए हमने एनेक्स 1 कंट्री देखा। फिर एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो है इमिशन रिडक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है डेवलपिंग कंट्रीज में बनाए जाएंगे। और अगर आपने लेट से 1 टन ऑफ CO2 का अगर प्रोजेक्ट बनाया जिससे इतना इमिशन कम हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, जिसे आप इस सर्टिफिकेट को आप जो है सोल्ड कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड कर सकते हो किसी भी कंट्री में, या तो अपना इमिशन बढ़ा के उसे जो है कंपेंसेट आप कर सकते हो। आई होप ये जो फंडा मैंने आपको समझाया ना, ये पूरा क्योटो वाला समझ आ चुका होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जामिनर ने जो चाल खेली है, देखिए एनेक्स 1 कंट्री ये भी क्योटो से रिलेटेड है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ये भी क्योटो से रिलेटेड है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये भी क्योटो प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड है। अब बचा देखिए दोस्तों नगोया एंड कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो ये जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जो जीएम क्रॉप्स है ना, इससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। और ये देखिए दोस्तों, ये लीगली बाइंडिंग एक एग्रीमेंट है अंडर UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग, और मैंने आपको क्या बताया, ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट इससे रिलेटेड है, इतना याद रखिए। और ये जो नगोया प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये भी लीगली बाइंडिंग है अंडर UNCBD, और ये जो है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है, ठीक है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इनसे जो जो फ़ायदा होगा, ठीक है, जो बेनिफिट शेयरिंग होगा यहाँ पे, जो बायोडाइवर्सिटी वाले जो भी हम यूज़ करी जाएंगी चीज़ें इससे, तो लोकल कम्युनिटीज़ को यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए, ये कहता है नगोया प्रोटोकॉल। तो कार्टेजिना, नगोया, क्योटो, इन तीनों का महाभारत हमने यहाँ पे समझ लिया है। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 3 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके
जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है इसका जो है यहाँ पे मैच करके यहाँ पे जो है एक रिजल्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन है उसे साथ में लेके यहाँ पे कोई नई डिस्कवरी करी जाती है, तो ये है बायो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ड है ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है, ये क्या है ट्रांसक्रिप्टॉन, ये क्या है। अब देखिए दोस्तों, हमने अगर आपने 11-12 में बायोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ पे एक सेंट्रल डोग्मा होता है, डीएनए से देखिए आरएनए बनता है और आरएनए से देखिए यहाँ पे प्रोटीन बनता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो डीएनए से आरएनए बनता है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जो आरएनए से यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्टोम, थोड़ा आपको लग रहा है सिमिलर सा साउंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्टोम। तो यहाँ पे क्या है, आरएनए की बात हो रही है, डीएनए टू आरएनए की बात हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अ फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन टफ है, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हो तो हमें समझ नहीं आएगा ये, बट अभी मैंने आपको ये जो पूरा फंडा समझाया ना, डीएनए टू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन, थोड़ा याद रखिए। तो ट्रांसक्रिप्टॉन क्या है, ये फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल है जो कि एक्सप्रेस किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। रेंज ऑफ एंजाइम नहीं, डिस्क्रिप्शन ऑन मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन नहीं, मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन ना। यहाँ पे आंसर क्या है, mRNA से रिलेटेड है ये ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है दोबारा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू व्हाट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, यहाँ पे देखिए डिप्थेरिया, परट्यूसिस, ठीक है, परट्यूसिस, डिप्थेरिया। उसके बाद देखिए टिटेनस, फिर देखिए टीबी की वैक्सीन, फिर देखिए पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। अब जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी बोला, आपको एक क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए 2019 सीएसई वाला, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है, जो कि उल्टा था, हेपेटाइटिस सी की नहीं है, हेपेटाइटिस बी की है। तभी तो यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष में यहाँ पे डोजेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटी, हमें पता है ये 100 स्मार्ट सिटीज़ का टारगेट था हमारा। इंडियाज़ ओन सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, जब मैंने इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च करी तो इंडिया स्पेसिफिक मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हाईलाइट नहीं मिला, बट जो नासा का एक सैटेलाइट है टेस का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसने देखिए एक TOI 700E नाम का एक एक्सो प्लैनेट ढूंढा है, ठीक है, एक प्लैनेट ढूंढा है जो कि अर्थ साइज़ का है और ये हैबिटेबल जोन में है ऑफ अ स्टार, ठीक है। और ये जो है 95% ऑफ अर्थ का साइज़ है और रॉकी है, ठीक है। मतलब ये अर्थ लाइक प्लैनेट एक मिला है नासा को, TOI 700E। तो ऐसा क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है कि TOI 700E क्या है बताओ, बट अगर आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि ये थोड़ा ऑप्शन में आया था तो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन नाम से पता चल रहा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई इनिशिएटिव होगा, ठीक है। ग्रीन इंडिया यानी कि पेड़ पौधे लगाने से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी सबसे पहले क्या है ये, ठीक है। तो देखते हैं अभी थर्ड स्टेटमेंट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग द फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। कितनी पॉजिटिव नॉर्मल सी बात कह रहा है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज से अगर लड़ना है, एडेप्टेशन मिटिगेशन करना है, तो इसके लिए रिस्टोर एंड एनहांस करना पड़ेगा फॉरेस्ट को। पॉजिटिव बात कह रहा है, ठीक है। लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू एनहांस एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अगर फूड सिक्योरिटी की बात है और यहाँ पे अगर फॉरेस्ट की बात है, ये दोनों साथ में कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 और 3 साथ में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रीन इंडिया मिशन का या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है या तो हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 तो साथ में जा ही नहीं सकते, तो 2 ऑप्शन ऐसे हट गए, बचा 1 और 3। फर्स्ट पढ़ते हैं अभी, इनकॉर्पोरेटिंग द एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। इसी तरीके का कुछ एक ऑप्शन हमें देखने को मिला था जब हमने ग्रीन वॉशिंग वाला क्वेश्चन देखा था। कब देखा था, 2022 वाले प्रीलिम्स में, ग्रीन वॉशिंग वाला याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो ऐसा कोई ग्रीन अकाउंटिंग ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी बात नहीं है यहाँ पे, जो हम ग्रीन इंडिया मिशन की बात कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो आंसर आएगा 3 ओनली इज़ द करेक्ट, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ऑप्शंस यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अब देखिए सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर बात हो रही है तो क्या आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप इतने दिन से करंट अफेयर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा अगर कोई बहुत बड़ा मिशन आता तो हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होता इसे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये वन ऑफ द 8 फ्लैगशिप मिशन है इंडिया का, जो कि है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, इसमें देखिए जो मेजर कमिटमेंट है कि हम एनुअल CO2 कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ाएंगे बाय 50 to 60 मिलियन टन्स बाय 2020। ठीक है, तो एक टारगेट है। और बाकी फॉरेस्ट ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हमें अफॉरेस्टेशन ये सारी चीज़ें तो करनी ही करनी है। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 3 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू प्री पैकेज आइटम्स इन इंडिया इट इज़ मैंडेटरी टू मैन्युफैक्चर टू पुट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मेन लेबल एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2018 में हमने देखा था। अब इसके अनुसार ये जो रेगुलेशन है, तो जो फूड पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट होता है उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारा, सबसे पहले तो देखिए लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग एडिटिव्स, ये तो होता ही होता है। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ कितना फैट है कितना प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें भी होती है इसमें। फिर देखिए वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, देखिए वो डॉट बना होता है, ग्रीन डॉट और ब्राउन डॉट। ग्रीन है मतलब वेज है, ब्राउन है मतलब इसमें मीट या फिर जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ है। ठीक है, फिर देखिए रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय मेडिकल प्रोफेशनल अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों फूड प्रोडक्ट पे ऐसी कोई भी चीज़ लिखी नहीं होती। और चलिए अगर हमें लगेगा कि हाँ चारों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, फिर भी आप ऑप्शन देखिए। मैं हमेशा ऑप्शन पहले देखने पे एम्फेसिस क्यों करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 कहीं है ही नहीं, तो चारों तो साथ में आ ही नहीं सकते। 1 2 एंड 4 तो हमें पता है कि हाँ ये तो होता ही है, बचा हमारा थर्ड, ये हो गया गलत। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 1 2 का 4। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन देख के भी हमें ये चीज़ यहाँ से हमने डेसिफर कर ली थी। बाकी देखिए यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट होती है, बैच कोड होता है, कब ये बना था, ठीक है, कितने दिन तक इसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा मैंडेटरीली क्या लिखा होता है, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बहुत सारे छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोजेक्ट लून क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट लून देखिए दोस्तों उस साल बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में था। ठीक है, ये देखिए दोस्तों वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट लून, और ये किसने डेवलप किया था, ये गूगल ने डेवलप किया था। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देखिए दोस्तों 2019 में हमने क्वेश्चन देखा था पायरोलिसिस वाला। ठीक है, पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, इनका कोई हमें स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ मिला नहीं है। सोलर पावर देखिए यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका है, और कैसे क्वेश्चन आए ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर देखिए नेट मीटरिंग, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। नेट मीटरिंग ये है दोस्तों प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर, डायरेक्टली इसका आंसर है। ठीक है, पाइप नेचुरल गैस यहाँ पे नहीं है, CNG किट की बात नहीं है, वाटर मीटर की भी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड। ठीक है, तो एक बिलिंग मैकेनिज्म होगा दैट क्रेडिट सोलर एनर्जी सिस्टम ओनर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे जो यूज़ है हाउस होल्ड लेवल पे बढ़ाया जाएगा, तो ये इसका इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होगा। तो आंसर है हमारा यहाँ पे ए, सो नेट मीटरिंग इज रिलेटेड टू ए। बाकी इन तीनों ऑप्शन के बारे में कुछ खास चीज़ें यहाँ पे तो मिली नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया की रैंकिंग जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर दैट रैंकिंग, तीसरी बार रिपीट हो गया है। सीधा आंसर इसका वर्ल्ड बैंक। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। बाकी OECD हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी रिपोर्ट्स हमने 2018 में ही देख लिया। WTO मल्टीपल टाइम्स हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्राइब्स से रिलेटेड है। बंजाराज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वेयर जनरली, तो ये बंजाराज देखिए दोस्तों एक ट्राइब्स थी जो कि ट्रेडिंग का काम करती थी। अब इनका मेंशन हमें कहाँ मिलता है, ये NCERT जो है न्यू NCERT, वहाँ पे हमें इसका मेंशन मिल जाता है। ठीक है, सो बंजाराज आर द ट्रेडर्स। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं थे, वॉरियर्स नहीं थे, वीवर्स भी नहीं थे। ठीक है, ये ट्रेडर्स है। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रेन टू सिटी मार्केट और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम इन्होंने किया था। ये हमारी न्यू NCERT में इनके बारे में एक पैराग्राफ दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसाइफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन में कहूँगा। ठीक है, अगर अशोका उनके इंस्क्रिप्शन अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा है इसके बारे में, तो इन भाई साहब का नाम तो आएगा ही आएगा। ये है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इतना ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया था कब, 1837 में। ठीक
ठीक है। बाकी देखिए विलियम जोन्स, इनके बारे में हमने 2018 के पेपर में देखा था, जब एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी मैंने आपको समझाई थी 2018 वाले पेपर में। तो विलियम जोन्स देखिए दोस्तों, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था। कब बनाया था, इसका ईयर आपको पता होना चाहिए, ये था ईयर 1784 में। नेक्स्ट देखिए, और उसके बाद देखिए दोस्तों इन भाई साहब के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी है। इन्होंने देखिए दोस्तों मनुस्मृति को भी ट्रांसलेट किया था, ठीक है, मनुस्मृति को भी ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में विलियम जोन्स ने। और अभिजनान शकुंतलम, ठीक है, अभिजनान शकुंतलम जो किसने लिखा था, कालिदासा ने लिखा था, एक इंडियन ड्रामा। इसे भी वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था, विलियम जोन्स ने। लिख लीजिए, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने भी देखिए दोस्तों मनुस्मृति के ट्रांसलेशन में रोल अपना प्ले किया था, ठीक है, जॉर्ज बोलर। उसके बाद देखिए मैक्स मुलर, इन्होंने देखिए वेदास और उपनिषद जो है इन्हें ट्रांसलेट किया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालयाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज अ मीडिएटर एंड रिकॉन्सिलेटर। एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन ओनली हियर सिविल केस एंड नॉट अ क्रिमिनल केस। देखिए सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, गलत है। ग्राम न्यायालय यहाँ पे सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों केसेस देख सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत से। ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से बने थे। किस लिए बने था, फॉर स्पीडी जस्टिस सिस्टम इन रूरल एरियाज, ठीक है। बाकी देखिए ये जो पैनल होता है दोस्तों, इसमें मीडिएटर एंड रिकॉन्सिलेटर जो है लोकल सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सही है, आंसर आ गया हमारा, 2 ओनली इज़ द करेक्ट, 2 ओनली इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।